Okay, good evening. Myself Bharti Kaushik, and today I am going to present my demo class on pressure ulcer. This is a very important topic in our nursing field. So, first of all, let's start with the introduction. What is pressure ulcer? Pressure ulcer is जब आप एक ही पोजीशन में या फिर हम एक ही बॉडी सरफेस एरिया को लाइक प्रोलॉन्ग टाइम तक हम उसको मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें वो प्रेशर इंजरी या प्रेशर अल्सर या बेड सोर होने के चांसेस हो जाते हैं। इनको हम डिक्यूबाइटिस अल्सर भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें? लोकलाइज अल्सरेशन होती है और नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉजेज। कॉजेज में मोस्ट कॉमन कॉज है हमारा ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाना। जब हम एक ही पोजीशन में काफ़ी लंबे टाइम तक, फॉर एग्जांपल हमारे जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं वो एक ही पोजीशन में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, तो उस एरिया में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन रीजन इज कि आपका ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ जैसे भी, तो वहां पे आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा जिसकी वजह से आपको इश्चीमिया होगा एंड देन इट विल लीड्स टू नेक्रोसिस, राइट। अनदर कॉज इज फ्रिक्शन। थिन पेशेंट्स में हमें मेनली रिंकल्ड बेडशीट्स की वजह से हो जाता है, क्योंकि थिन स्किन होती है तो उन पेशेंट लाइक हमारी जो मसल मास इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में हमें रिंकल बेडशीट से भी फ्रिक्शन की वजह से, लाइक जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट्स को हम फाउलर पोजीशन में रखते हैं लेकिन पेशेंट धीरे धीरे सुपाइन पोजीशन में हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से भी पेशेंट्स को और रिंकल्ड बेडशीट्स की वजह से भी प्रेशर सोर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मॉइस्चर। जो हमारे बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है और ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो सकता है और इम्प्रॉपर यूज ऑफ बेड पेन की वजह से भी। तो मॉइस्चर की वजह से भी एक पॉजिटिव फैक्टर है मॉइस्चर भी, जिसकी वजह से हमें डिक्यूबाइटिस अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट इज शेयर। शेयर इज लाइक हम अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं अपने स्किन पे, लाइक अपोजिट फोर्स ऑन स्किन बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग लाइंग डाउन। लाइक हम बार बार पेशेंट को लिफ्ट अप कर रहे हैं लेकिन हम पेशेंट को फ्रिक्शन करके लिफ्ट अप कर रहे हैं, लाइक उनको हाँ, फ्रिक्शन करके लिफ्ट अप कर रहे हैं। लाइक हमें पेशेंट को थोड़ा लिफ्ट करना है, उसके बाद पेशेंट को रिपोजिशन करना है, फ्रिक्शन कभी नहीं करना है। सो अपोजिट फोर्स जब हमारी स्किन पे लगता है तो उसके हम बोलते हैं शेयर। मोस्ट कॉमन साइड क्या होती है? सेक्रम। सो वी यूज ट्रेपेज बार्स टू गेट अप फ्रॉम द बेड टू अवॉइड शेयर। Next is risk factor. What all are the risk factors for the pressure ulcer? So first is obese patient. ओबीस पेशेंट्स में क्यों? बिकॉज उनका जितना भी सबक्यूटेनियस फैट होता है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो ज़्यादा रिस्क हो जाता है पेशेंट्स को ब्लड सोर होने का। इसीलिए हम पोस्ट सर्जिकली भी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको जितना जल्दी हो सके आपको एम्बुलेट करना है, एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन इवन आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरीज, राइट। वो तो हम मेनली डीवीटी और वुंड इन्फेक्शन ना हो, वुंड हीलिंग प्रॉपर हो, उसके लिए भी बोलते हैं। प्लस हमारा एक फैक्टर होता है प्रेशर इंजरीज को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इज थिन पेशेंट। अब हमने ओबीस पेशेंट को भी इंक्लूड किया और थिन पेशेंट को भी इंक्लूड किया है। सो इट मीन्स क्या है कि आपका बीएमआई नॉर्मल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, थिन पेशेंट्स में क्यों रिस्क होता है? मसल मास कम होता है, इसलिए रिस्क ऑफ इंजरी, स्किन को रिस्क ऑफ इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज माल नरिश्ड। जब न्यूट्रिशन पुअर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली मसल वास्टिंग या फिर मसल डिवास्टिंग हो सकता है, जिसकी वजह से मालन्यूट्रिशमेंट की वजह से पेशेंट में प्रेशर अल्सर देखने को मिल सकते हैं। प्रोलॉन्ग प्लास्टर या फिर कास्ट एप्लीकेशन की वजह से, डायबिटिक पेशेंट्स की वजह से। डायबिटिक पेशेंट्स में मेनली क्या देखने को मिलता है? डायबिटीज की मेनली कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी एंड इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। तो इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग और नेफ्रोपैथी की वजह से हमें डायबिटिक पेशेंट्स में प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं। हमने मेनली केसेस में देखा होगा डायबिटिक फुट टल जाता है पेशेंट्स को। सो वो क्यों होता है? क्योंकि पेशेंट्स प्रोलॉन्ग डायबिटिक होते हैं तो उसकी वजह से उनको
न्यूरोपैथी हो जाता है। न्यूरोपैथी में क्या होता है, हमारी नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन तक भी फील नहीं होता है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को, जिसकी वजह से अगर उन्हें कोई कट, कोई अल्सरेशन भी हो जाता है तो भी उन्हें नहीं पता लगता है। इसलिए हम डायबिटिक पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं दैट यू नीड टू वियर फर्म सोल फुटवेयर्स, राइट। नेक्स्ट इज सर्वाइकल कॉलर, bedridden patient, hypovolemic patient. Hypovolemic is like अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होगा पेशेंट में तो उससे भी चांसेस हो जाते हैं कि पेशेंट को डिक्यूबाइटिस अल्सर हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज बर्न्स। बर्न्स में हमारे जो भी इन्फेक्शन फाइटिंग जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो लॉस हो जाती है, हमारा फ्लूइड लॉस होता है, तो जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर प्लस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट इज आर इंट्यूबेटेड पेशेंट्स। जो पेशेंट्स इंट्यूबेटेड होते हैं ऑटोमेटिकली वो प्रोलॉन्ग बेड रिडन होते हैं, तो उस वजह से भी हमें देखने को मिलता है। एंड लॉन्ग टाइम ट्रैक्शन, लॉन्ग टाइम ट्रैक्शन में भी आपको सेम पोजीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है, इसीलिए आपको डिक्यूबाइटिस अल्सर्स देखने को मिल सकते हैं। Let's come to the pressure points. So according to position we are having different pressure points. Like when the patient is in supine position, there are more chances of getting pressure ulcer in occiput area, scapular areas, elbows, sacrum, and most common is sacrum and heel part. Next is sideline position में हमें ears में, cheeks में, acromion process में, रेप्स में, ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड एंकल में हमें मेनली प्रेशर अल्सर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉन पोजीशन में। प्रॉन पोजीशन में हमें लाइक हम पोजीशन से भी इमेजिन कर सकते हैं हमारे फॉरहेड को, चीक को, चिन को, ब्रेस्ट में फीमेल में ब्रेस्ट, मेल्स में जेनाइटल रीजन और नीज को प्रेशर इंजरीज होने के चांसेस हो जाते हैं। सो दिस इज द इमेज अकॉर्डिंग टू स्टेजेस। सो स्टेजेस से हमें इस इमेज से भी क्लियर हो जाएंगे, आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि किस स्टेजेस में आपका कितने लेवल का इंजरी होता है। फर्स्ट स्टेज में आपको रेडनेस एंड नॉन ब्लांचेबल स्किन मिलता है। नॉन ब्लांचेबल स्किन इज लाइक just look at this finger, like whenever I will press my this finger it will turn yellow, but in non blanchable skin it will not turn yellow, and after when I'm removing this finger from this finger then it means ये फिर से इसका ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाता है। लेकिन नॉन ब्लांचेबल स्किन में क्या होगा, आपकी वो रेडनेस नहीं जाएगी, आप उसको प्रेस भी करोगे तो भी रेडनेस नहीं जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन ब्लांचेबल स्किन। नॉन ब्लांचेबल स्किन हमारा मेन फैक्टर होता है स्टेज 1 में। नेक्स्ट है स्टेज 2। स्टेज 2 में हमारी एपिडर्मिस डर्मिस लेयर इंक्लूड हो जाती है, थोड़ा शैलो कैटर बन जाता है, पेनफुल होता है थोड़ा ये भी स्टेज हमारे लिए। नेक्स्ट है स्टेज 3। स्टेज 3 में हमारा जो सेकेंड स्टेज में हमें ब्लिस्टर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बर्न्स में हम इसको बोलते हैं वीपिंग वुंड। वीपिंग वुंड का मतलब होता है कि वुंड से कुछ लाइक फ्लूइड बाहर आ रहा है, जो वो ब्लिस्टर ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से जो फ्लूइड आता है उसको हम बोलते हैं वीपिंग वुंड है, राइट। नेक्स्ट है स्टेज 3। स्टेज 3 में हमारा एपिडर्मिस प्लस डर्मिस प्लस सबक्यूटेनियस इन्वॉल्व हो जाता है। येलोइश कलर का वुंड हमें देखने को मिलता है, इसमें भी हमें पेन होता है। एंड लास्ट इज स्टेज 4। स्टेज 4 में आपकी एंटायर स्किन इन्वॉल्व हो जाती है, बोन्स, टेंडन्स, मसल्स तक विजिबल हो जाती है, एक कैविटी टनल जैसा बन जाता है, लाइक दिस इज अवेलेबल इन द स्क्रीन। सो टनल जैसा फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें कि स्टेज 4 प्रेशर अल्सर बोलते हैं। ये पेनलेस होती है, बट इसके बाद उसका हील होना, प्रेशर अल्सर थोड़ा लेस चांसेस हैं, थोड़ा नहीं बहुत लेस चांसेस हैं। प्लस पेशेंट को ये पेनलेस हम बोलते हैं पेनलेस स्टेज है। आफ्टर दैट उसको या तो हमें एम्पिटेट करना पड़ेगा या फिर पेशेंट का एम्पिटेशन के बाद कई बार इस स्टेज के बाद पेशेंट की डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेशर अल्सर्स, क्योंकि वो पूरा नेक्रोसिस कर देता है हमारे पूरे जिस भी साइट पे प्रेशर अल्सर हुआ है वो पूरी एरिया को नेक्रोसाइज्ड कर देता है और उसकी वजह से फिर टिश्यू डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस इज सेकेंड नेम ऑफ टिश्यू डेथ। So, as I have explained in this picture, the stages of pressure ulcer, let's go through it. Stage 1, we will see redness, decreased brightness of skin, epidermis involved,
pain present plus skin will be intact. It means non-blanchable skin, as I have already explained. नेक्स्ट है स्टेज टू. स्टेज टू में आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिलेगा. एपिडर्मिस प्लस डर्मिस इन्वॉल्व होगा. मैक्सिमम पेन प्रेजेंट होगा. ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा. स्किन इंटैक्ट नहीं होगी. मोस्ट पेनफुल सिचुएशन होती है ये पेशेंट के लिए. नेक्स्ट है स्टेज थ्री. स्टेज थ्री में आपको सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे. वाटरी डिस्चार्ज होगा ब्लिस्टर से. पेन एब्सेंट, लाइक एब्सेंट नहीं कह सकते हैं, स्लाइटली पेनफुल होगा. राइट. नेक्स्ट इज स्किन का ब्राउन कलर हो जाता है. आपको डीप वुंड होता है लेकिन इसमें बोन्स टेंडन्स विजिबल नहीं होते. क्यों? वो हमें नेक्स्ट स्टेज में, स्टेज फोर में हमें पूरा सभी लेयर्स ऑफ स्किन इन्वॉल्व हो जाती है, मसल इन्वॉल्व हो जाती है, आपको कैविटीज, टनल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, डीप वुंड होता है, टेंडेंस, बोन्स सब विजिबल होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लैक, पर्पल या येलोइश कलर का वुंड हो जाता है, और फाउल स्मेल भी प्रेजेंट होती है व्हेन देयर इज स्लश्ड वुंड. Slushed wound is that something is draining out from the wound. There is some discharge in the wound. It's known as slushed wound. Next is how can we assess the risk of getting pressure ulcer. So इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रैडन स्केल. इसमें हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं. मेनली हमारे सिक्स पैरामीटर्स होते हैं. सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन एंड शेयर. सो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें लोवेस्ट स्कोरिंग देते हैं 1, हाईएस्ट स्कोरिंग देते हैं 4. सो एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे. सेंसरी परसेप्शन में अगर सेंसरी परसेप्शन पेशेंट का कंप्लीटली लिमिटेड है तो 1 स्कोर करेंगे, बहुत लिमिटेड है तो 2 स्कोर करेंगे, स्लाइटली लिमिटेड है तो 3 स्कोर करेंगे, और कोई इम्पेयरमेंट नहीं है तो 4 स्कोर करेंगे. सभी फैक्टर्स में अगर कोई भी इम्पेयरमेंट नहीं है, पेशेंट वॉक कर रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है, पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का बहुत अच्छा है, तो हम 4 स्कोर करेंगे उसमें. और पेशेंट कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रहते हैं, बेड फास्ट रहते हैं, कंप्लीटली इमोबाइल हैं, बहुत पुअर न्यूट्रिशन है, प्रॉब्लम्स हैं फ्रिक्शन में और शेयर हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, बार बार पेशेंट मूव कर जाते हैं तो हमें बार बार उनको लिफ्ट अप करके अपसाइड करना पड़ता है, तो उस वजह से रिस्क हो जाता है. तो उन सभी कंडीशन में हम 1 स्कोर करेंगे. ऐसे इजी लगता है हमें. आई थिंक दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग कि आई थिंक कि हम जब पैरामीटर्स को ऐसे डिवाइड करके पढ़ लेते हैं तो हमें ज़्यादा इजीली रिमाइंड रहता है. सेकंड, हम 2 स्कोर कब करेंगे? व्हेन देयर इज सेंसरी परसेप्शन इज वेरी लिमिटेड. थर्ड स्कोर करेंगे व्हेन स्लाइटली लिमिटेड. नेक्स्ट, मॉइस्चर में 2 स्कोर करेंगे जब पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगी, और 3 स्कोर करेंगे व्हेन इट इज ओकेजनली मॉइस्ट. ओकेजनली मॉइस्ट इज कि हम जब कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उसके टाइम पे, लाइक स्पंज बात कर रहे हैं हम, तब पेशेंट की स्किन मॉइस्ट हो रही है, या फिर पेशेंट को कोई फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ, या फ्रीक्वेंट नहीं, हम लाइक ओकेजनली एपिसोड्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि पेशेंट को स्वेट हो रहा है, तो उस वजह से हम 3 स्कोर करेंगे. एक्टिविटी में अगर पेशेंट बेड फास्ट है, बेड फास्ट इज कि पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन है, राइट. 2 स्कोर करेंगे व्हेन पेशेंट इज चेयर फास्ट, कि वो बेड से उठ के चेयर पे बैठ पा रहे हैं, चेयर पे थोड़ा रेस्ट कर पा रहे हैं, तो 2 स्कोर करेंगे. पेशेंट ओकेजनली वॉक करते हैं, लाइक लंच के बाद थोड़ा वॉक कर लिया, डिनर के बाद थोड़ा वॉक कर लिया, मॉर्निंग थोड़ा वॉक कर लिया, तो दिस इज वॉक्स ओकेजनली. एंड 4 इज वॉक फ्रिक्वेंटली, कि पेशेंट खुद से वॉशरूम जा रहे हैं, पेशेंट खुद से अपनी डेली एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम 4 स्कोर करेंगे. नेक्स्ट इज मोबिलिटी. अगर पेशेंट कंप्लीट इमोबाइल है तो 1 स्कोर करेंगे, वेरी लिमिटेड है तो 2 स्कोर करेंगे, स्लाइटली लिमिटेड है तो 3 स्कोर करेंगे, और 4 स्कोर करेंगे व्हेन देयर इज नो लिमिटेशन. न्यूट्रिशन में 1 करेंगे जब व्हेन देयर इज न्यूट्रिशनल स्टेटस इज वेरी पुअर, 2 व्हेन देयर इज प्रोबेबली इनएडुकेट न्यूट्रिशन, 3 when there is adequate nutrition, and 4 when there is excellent nutrition maintained by the patient. Next is fear and friction and shear. 1 score करेंगे when there is some problem with that. When there is potential problem, then we will score 2, and when there is no problem, then is 3. So these are the scorings. As I have mentioned, all the parameters, all the like tissue tolerance for pressure. So उसके according हम mild, moderate and high risk assess कर सकते हैं. When there is score, normal scoring होता है हमारा 6 to 23. When there is score of mild risk होगा if score 15 to 18 होगा.
मॉडरेट रिस्क होगा 13 to 14 स्कोर में, एंड हाई रिस्क होगा 10 to 12 स्कोर में। ओ सॉरी, नॉर्मल स्कोरिंग नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं कि आपकी लोवेस्ट स्कोरिंग 6 आती है और हाईएस्ट स्कोरिंग आपकी 23 आती है। ठीक है, और हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क में हमारा आता है 9 और लेस। जब बहुत ज्यादा लाइक एक्सट्रीम रिस्क है पेशेंट को प्रेशर अल्सर होने का, तो देर इज हाई रिस्क ऑफ 9 और लेस, when their score is 9 or less on the Braden scale assessment. Next is management. So कभी भी हमारे किसी भी मैनेजमेंट को हम सक्सेसफुली नहीं मैनेज कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को, जब तक हम ग्रुप ऑफ इंटरवेंशंस नहीं अप्लाई करते हैं उसके लिए। सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्लस वार्ड इंचार्ज को। नेक्स्ट हम बेड सोर असेस करेंगे, पेशेंट की पोजीशन सेकेंड आवर्ली चेंज करेंगे, वुंड को क्लीन करेंगे विद एनएस सॉल्यूशन, अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर ऑन वुंड, लोकल एप्लीकेशन करेंगे इंसुलिन ड्रॉप्स का ऑन वुंड टू प्रमोट द वुंड हीलिंग, एंड हीट एप्लीकेशन ऑफ 100 watt bulb 3 times a day for 10 minutes, and distance should be 45 to 60 centimeter away from the skin. Now, how can we prevent this situation? So, this situation can be prevented by assessing the high risk group, remove the causative factors of bed sore, changing the position secondarily, प्रोमिनेंट एरियाज को हमें मसाज करना है, बट अगर अल्सर है तो उसको मसाज नहीं करना है और विग्रस मसाज नहीं करना है। नेक्स्ट इज मेंटेन हाइड्रेशन, प्रोवाइड प्रोटीन रिच एंड विटामिन सी रिच डाइट। So there are some practice questions for the pressure ulcer. So what is the most common site for pressure ulcer in bedridden patient is sacrum. If there was a live demo class, I might ask from the candidate, from the audience, that what will be the answer for these questions. So as I am recording this class, so I will answer with each of the question. So common side pressure ulcer in bedridden patient is sacrum area mainly। जब हमें पोजीशन मेंशन नहीं किया गया है तो हम सुपाइन पोजीशन कंसिडर करते हैं, और ऊपर सुपाइन पोजीशन में हमारा मोस्ट कॉमन जो साइट है प्रेशर अल्सर डेवलप होने का वो सैक्रम होता है। नेक्स्ट इज किस स्टेज में हमारा प्रेशर अल्सर फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है प्लस हमें बोन्स टेंडर्स और मसल्स एक्सपोजर होता है, तो स्टेज 4 प्रेशर अल्सर में। A non-blanchable erythema over a bony prominence indicates which of the pressure sore is stage 1. Which of the following is not a risk factor for pressure ulcer? So good nutrition is not a risk factor. It's an enhancing factor for the proper healing. Braden scale is used to assess risk for pressure ulcer development. Which intervention is best to prevent pressure ulcer? क्या इंटरवेंशन हमारी बेस्ट होती है टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर? तो रीपोजिशनिंग इन एवरी सेकेंड आवर्ली। हाउ ऑफन शुड अ नर्स असेस स्किन इंटीग्रिटी इन हाई रिस्क पेशेंट? हाई रिस्क पेशेंट में हम स्किन इंटीग्रिटी कैसे असेस करेंगे? इन एवरी शिफ्ट। Which of the following nutrients is essential for collagen synthesis and wound healing? So collagen formation के लिए, इसको हम मसल फाइबर भी बोल सकते हैं, उसके लिए हमें कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन सी रिच डाइट। Which term describe dead tissue found in the wound bed? जब dead tissue हमें मिलता है wound bed में तो उसको हम बोलते हैं eschar formation. Slush is a wound is typically soft yellow or white tissues. So I think this presentation will be beneficial for anyone who will going to attend this demo class. So at last but not the least, thank you so much for giving me an opportunity to present my demo class on this topic. Thank you so much.